हेलो दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे कारगिल वार, जिसे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडिया व पाकिस्तान के बीच मई एंड जुलाई 1999 में कारगिल डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर व लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हुई थी। इस युद्ध में इंडियन आर्मी के सामने दो महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। पहली थी कि दुश्मन काफ़ी ऊंचाई से वार कर रहा था, तथा दूसरी दुश्मन छुप कर वार कर रहा था। फिर भी इंडियन आर्मी ने काफ़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया तथा जीत हासिल की थी। इस युद्ध में इंडियन आर्मी ने कारगिल सेक्टर क्लियर करने के लिए ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया था। इसके अलावा इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडियन आर्मी के साथ अभियान चलाया तथा कारगिल सेक्टर में घुसे पाकिस्तान के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर कंडक्ट किया था। इस युद्ध में इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन तलवार कंडक्ट किया तथा उत्तरी अरब सागर में काफ़ी अग्रेसिव पेट्रोलिंग की तथा पाकिस्तान को यह चेतावनी दी कि अगर उनकी सेना पीछे नहीं हटी तो वो उनके सी ट्रेड को बाधित करेंगे। यह युद्ध 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन तक चला था। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के समय दोनों देशों के कमांडर्स एंड लीडर्स की। तो इस युद्ध के समय भारत के प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायणन तथा भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस युद्ध के समय इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक, और इस युद्ध के समय इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे अनिल यशवंत टिपनिस। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के समय पाकिस्तान के कमांडर्स एंड लीडर्स की। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे रफ़ीक तरार और प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ तथा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ तथा पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे परवेज मेहदी कुरैशी। अब हम बात करते हैं युद्ध के कारणों की। तो पाकिस्तान की सेना और कश्मीर के कुछ उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पहले पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद दस्तावेजों व पाकिस्तान के नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल है। इस युद्ध में भारत को पाकिस्तान की सेना के साथ साथ आतंकवादियों का सामना भी करना पड़ा था। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई व इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ कारगिल की। तो भारत के विभाजन के बाद एलओसी ने लद्दाख डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इसकी स्कार्डू तहसील पाकिस्तान में चली गई थी, जो अब गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, तथा कारगिल तहसील इंडिया में ही रह गई थी। कारगिल टाउन इसके कारगिल टाउन श्रीनगर से 205 किलोमीटर दूर उत्तर में एलओसी के समांतर है। कारगिल में गर्मियों में रातें काफ़ी ठंडी होती है तथा सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ सेना की चौकियाँ 5000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। नेशनल हाईवे फर्स्ट जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है वो भी कारगिल से होकर ही गुजरता है। कारगिल को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ दुश्मनों के लिए कब्जा करना काफ़ी आसान था, क्योंकि यह एक बहुत ही दुर्गम इलाका है। यहाँ दुश्मन काफ़ी आसानी से छुप सकते थे तथा ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण वो इंडियन आर्मी पे आसानी से निगरानी रख सकते थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी सोचा कि इंडियन आर्मी को उनसे लड़ाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता होगी। वैसे कारगिल स्कार्टू से 173 किलोमीटर दूर था, जहां से पाकिस्तान की सेना को आसानी से सहायता, अनेक हथियार, गोला बारूद, रसद आदि उपलब्ध करवाई जा सकती थी। अब हम देखेंगे कि कारगिल वार से पहले दोनों देशों के मध्य क्या स्थिति थी। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद दोनों देशों की सेनाओं के मध्य कई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुई तथा 1980 के आसपास पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के आसपास अपना अधिकार जमाना चाहती थी। 1990 के दौरान अलगाववादी एक्टिविटी बढ़ने से दोनों सेनाओं के मध्य टेंशन व कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई थी। इनमें से कुछ अलगाववादी एक्टिविटी
पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड भी थी। इसके अलावा दोनों देशों द्वारा 1998 में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट ने भी युद्धकारी वातावरण बना दिया था। इन स्थितियों को सुधारने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए तथा वादा किया कि कश्मीर में शांति स्थापित करेंगे। 1998-99 की सर्दियों में पाकिस्तान की सेना ने अपने कुछ सैनिकों को चोरी छिपे ट्रेनिंग देना व एलओसी पार कराना शुरू कर दिया था। यह दावा भी किया जाता है कि इनमें मुजाहिदीन के आतंकवादी भी शामिल थे। पाकिस्तान ने इस घुसपैठ को ऑपरेशन भद्र कोड नेम दिया था, जिसका उद्देश्य कश्मीर व लद्दाख के बीच लिंक को तोड़ना था, जिससे इंडियन फोर्सेस सियाचिन ग्लेशियर से वापस बुला ली जाए तथा उनका एक मकसद यह भी था कि इंडिया को कश्मीर डिस्प्यूट पर समझौता करने के लिए मना लिया जाए। पाकिस्तान को यह भी विश्वास था कि इस क्षेत्र में अगर तनाव पैदा होता है तो इसे कश्मीर इश्यू को आसानी से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का यह उद्देश्य भी हो सकता है कि इस युद्ध के माध्यम से उग्रवादियों का हौसला भी बढ़ जाएगा। कुछ राइटर्स यह मानते हैं कि पाकिस्तान ने यह अटैक इंडिया के ऑपरेशन मेघदूत के जवाब में किया था। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि इस अटैक का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान द्वारा परवेज मुशर्रफ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो अक्टूबर 1998 में बने थे, के बनने के बाद बना था। युद्ध के बाद पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ ने यह दावा किया कि उन्हें युद्ध के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था तथा उन्हें उस समय इसकी सूचना मिली जब भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको फ़ोन किया था। शराफ ने यह भी दावा किया कि इस योजना की जानकारी केवल मुशर्रफ व उसके कुछ 2 या 3 और साथियों को ही थी। अब हम वार प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो 3 मई को एक लोकल शेपर्ड्स ने पाकिस्तानियों के घुसे होने की सूचना दी थी। 5 मई को इंडियन आर्मी ने अपने कुछ जवान गश्त के लिए भेजे थे, जिनमें से 5 को बंदी बना लिया गया और उन्हें मार दिया गया था। 9 मई को पाकिस्तान की सेना ने भारी गोलाबारी की, जिससे कारगिल में स्थित इंडियन आर्मी का गोला बारूद नष्ट हो गया था। 10 मई को पहली बार कश्मीर, द्रास आदि अन्य सेक्टर में घुसपैठ देखी गई थी। मई के मध्य में भारतीय सेना अपने कश्मीर में तैनात सैनिकों को कारगिल की तरफ ले गई थी। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने भी घुसपैठियों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। 9 जून को भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था। 13 जून को भारतीय सेना ने तोलोलिंग पीक को, जो द्रास सेक्टर में है, को अपने अधिकार में ले लिया था। 15 जून को यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने टेलीफोन द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी सेना कारगिल से पीछे हटाने को कहा था। 29 जून को पाकिस्तानी सेना के खाद्य सामग्री व हथियार आदि की सप्लाई लाइन को उनके प्राइम मिनिस्टर ने कट कर दिया था, जिससे भारतीय सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया था और वे टाइगर हिल की तरफ चले गए थे। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल भी अपने अधिकार में ले ली थी। सेना ने द्रास सेक्टर को अपने अधिकार में ले लिया तथा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने यह घोषणा की कि पाकिस्तान की सेना कारगिल से हट जाएगी। 14 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया कि ऑपरेशन विजय सफल रहा तथा भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता की स्थिति बन गई। 26 जुलाई को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली समाप्त हो गया तथा भारतीय सेना ने यह अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए पूरी तरह वापस जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में पाक सेना को अफगानिस्तान के कुछ सैनिकों का समर्थन भी था। कारगिल वार के 3 मेजर चरण थे, जिनमें पहला पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर सेक्टर में घुसपैठ करना व इंडिया की मुख्य स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ऑक्यूपाई करना था तथा NH-1 से इनका कनेक्शन तोड़ना था। दूसरा चरण भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों को व पाक सेना को खोजना ताकि
इनके खिलाफ जवाबी कार्यवाही कर सके। तीसरा व मुख्य चरण दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध, जिसमें भारत विजयी हुआ तथा उसने अपनी सारी टेरिटरी पर वापस अधिकार कर लिया व पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। प्रारंभ में कई कारणों से भारतीय सेना इन घुसपैठियों को डिटेक्ट नहीं कर पाई, जिसके कई कारण थे। कुछ स्थानों पर भारतीय सेना गश्त के लिए नहीं जा पाई। इसके अलावा भारी गोलीबारी घुसपैठियों को कवर प्रदान कर रही थी। पर मई के दूसरे सप्ताह में एक इंडियन पेट्रोल टीम, जिसे कैप्टन सौरभ कालिया लीड कर रहे थे, एक चरवाहे की मदद से बटालिक सेक्टर में घुसपैठियों का पता लगाते हैं। प्रारंभ में भारतीय सेना ने सोचा कि घुसपैठिए जिहादी है और वे उनको कुछ दिनों में ही खदेड़ देंगे, परंतु जब अलोसी के आसपास कई और इलाकों में घुसपैठ की जानकारी मिली तथा घुसपैठियों की रणनीति से भारतीय सेना को एहसास हुआ कि युद्ध की योजना बड़े स्तर पर बनाई गई है तथा घुसपैठिए 130 से 200 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं। इसके प्रत्युत्तर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन विजय का ऐलान किया, जिसमें 2 लाख भारतीय सैनिक थे, परंतु भूभाग की प्राकृतिक जटिलताओं के कारण मुख्यतः फाइटिंग ब्रिगेड्स और बटालियन लेवल पर की गई थी। भारतीय वायुसेना ने थल सेना को सपोर्ट के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया, परंतु इंडियन गवर्नमेंट ने एयरफोर्स को लिमिटेड पावर के साथ युद्ध करने को कहा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी परिस्थिति में गलती से एलओसी को पार करे। इंडियन नेवी भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उतरी तथा अरब सागर में अग्रेसिवली पेट्रोलिंग करने लगी तथा पाकिस्तान को उसके सी ट्रेड को बाधित करने की चेतावनी दी। भारतीय सेना की प्रायोरिटी उन पीक्स को शीघ्र ही रिकैप्चर करना था जो NH1 के आसपास थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने सबसे पहले टाइगर हिल व तोलोलिंग हिल को टारगेट किया, क्योंकि ये श्रीनगर लेह रूट को डोमिनेट करते हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने बटालिक व टूटोक सब सेक्टर को टारगेट किया, जो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुँच सुगम करते हैं। यद्यपि हाईवे के आसपास लगभग सभी इलाके मध्य जून तक खाली करा लिए गए थे, परंतु कुछ इलाके जो हाईवे व द्रास सेक्टर के आसपास थे, युद्ध समाप्ति तक छुटपुट गोलीबारी होती रही थी। 27 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने MiG-27 स्ट्राइक प्लेन जो इंजन फेलियर के कारण खो दिया था। इसके अलावा MiG-21 फाइटर प्लेन जो पाकिस्तान आर्मी द्वारा शॉट डाउन किया गया, दोनों ही बटालिक सेक्टर के ऊपर थे। इसके अलावा Mi-8 हेलीकॉप्टर भी भारतीय सेना ने खो दिया था। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रेंच मेड मिराज 2000 द्वारा लेजर गाइडेड बम गिराए गए तथा इसने पहली उड़ान 30 मई को भरी थी। इसने नॉन स्टॉप बॉम्बिंग की, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। ब्रूस रेडल, जो उस समय यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के सहायक थे, ने बताया कि यूएस इंटेलिजेंस के अनुसार पाकिस्तान इस युद्ध में डर का माहौल क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का भी यूज कर सकता है तथा बिल क्लिंटन ने युद्ध में दखल दी तथा पाकिस्तान की सेना को पीछे हटने को कहा। 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ पाकिस्तानी ट्रूप्स को विथड्रॉ करने के लिए तैयार हो गए, परंतु कुछ सैनिक अभी भी इंडियन साइड ऑफ अलोसी में डटे रहे। इसके अलावा यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो उग्रवादियों को सपोर्ट करता है, ने उग्रवादियों को लड़ाई जारी रखने को कहा था। भारतीय सेना ने आखिरी अटैक जुलाई के लास्ट वीक में इंडियन एयरफोर्स के साथ किया, जो एक रेंटलेस अटैक था, जिससे ऑपरेशन सफ़ेद सागर पूर्णतः सक्सेसफुल रहा व द्रास सब सेक्टर पाकिस्तानी सेना को खाली करना पड़ा तथा 26 जुलाई को फाइटिंग रोक दी गई तथा इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों देशों की सीमा में युद्ध समाप्ति के बाद कोई बदलाव नहीं आया।
अब हम बात करेंगे दुनिया के अन्य देशों की इस युद्ध पर क्या रिएक्शन था। तो पाकिस्तान को अपनी इस घुसपैठ के लिए दुनिया के अन्य देशों की क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा था। G8 नेशन ने अपने कोलोग्नो समिट में इंडिया को सपोर्ट किया तथा पाकिस्तान को एलओसी वायलेशन के लिए क्रिटिसाइज़ किया था। यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान की आलोचना की थी और भी कई सारी संस्थाओं ने इंडिया को सपोर्ट किया तथा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया था। युद्ध समाप्ति के बाद भारत के 4 सैनिकों को परमवीर चक्र तथा 11 को महावीर चक्र प्रदान किए गए थे। इसके अलावा भारतीय सेना द्वारा कारगिल वार मेमोरियल भी बनाया गया था, जो द्रास सेक्टर में लोकेटेड है। वाजपेयी गवर्नमेंट ने युद्ध के कारणों व इंडियन इंटेलिजेंस के फेलियर का एनालिसिस करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया था।